हाँ जी, 12th क्लास। चलिए आज रिवाइज करते हैं बेटा अपना लास्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जब मैंने आपको पढ़ाया था सबसे पहले प्रीवियस कंसेप्ट रिकॉल कराए थे वही क्विकली रिकॉल करवाऊंगी बेटा। रैंडम एक्सपेरिमेंट आप किसे कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल्स दिए थे हमने, जैसे डाई रोल की। आपको नहीं पता 2, 3, 4, 5 क्या आएगा, लेकिन आपको पता है ये 6 आउटकम्स में से कोई आएगी। ठीक है, तो जिसका रिजल्ट आपको सर्टेन ना हो लेकिन आपको पता हो कि हाँ इनमें से कुछ आएगा, दैट इज रैंडम वेरिएबल। ऐसे कॉइन टॉस करते हैं, आपको नहीं पता हेड आना है टेल आना है। ठीक है, अब इनमें आपने टर्म समझनी है सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट्स किन्हें कहते हैं? जो आउटकम्स आ सकते हैं। डाई रोल करते हैं तो आउटकम्स आ सकती हैं 1 से लेकर 6 तक। कॉइन टॉस करते हैं तो आउटकम्स आ सकती हैं हेड या टेल। तो ये हमारी सैंपल पॉइंट्स कहलाएंगी। ठीक है, सैंपल स्पेस कहते हैं इन्हीं सैंपल पॉइंट्स को जब हम ब्रेसेस में लिख देते हैं सेट फॉर्म में, तब हम उसे सैंपल स्पेस कहते हैं। यहाँ पर 1 to 6 को हमने रख दिया सैंपल स्पेस में, यहाँ रख दिया हमने एच एंड टी को। और इवेंट कहते हैं बेटा जब हम कोई पर्टिकुलर इसकी आउटकम की बात कर रहे हैं। जैसे हम कहें चलिए डाई रोल में एन इवन नंबर अपीयर्स, एन इवन नंबर अपीयर्स तो मतलब 2, 4, 6 कुछ भी आ सकता है, तो ये एक इवेंट है। ठीक है, कॉइन टॉस कर रहे हैं सिंगल, उसमें कह रहे हैं हेड अपीयर्स, तो वो एक इवेंट है। ओके, यहाँ ये डेफिनेशन सारी थ्रू आउट आपको लिखी थी, ये मैं नहीं पढ़ रही हूँ, आपको समझा दी है एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, फिर से कह रही हूँ हम इसको बहुत क्विकली करेंगे, ये आपका प्रीवियस बनी था। यस, इवेंट्स एंड इट्स टाइप्स। सिंपल इवेंट जिसमें एक ही आउटकम हो, कंपाउंड इवेंट जिसमें एक से ज्यादा आउटकम हो, श्योर इवेंट जिसका होना श्योरिटी हो, और इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी ना हो सकते। जैसे अगर डाई रोल कर रहे हैं, डाई रोल में हम बात करते हैं 1 अपीयर होना, 2 अपीयर होना, 3 अपीयर होना, ये सिंपल इवेंट्स हैं। एन इवन नंबर अपीयर होना, ये कंपाउंड इवेंट है। श्योर इवेंट कंप्लीट सैंपल स्पेस ही श्योर इवेंट बनेगा बेटा। हम अगर इवेंट लैंग्वेज में कहें, हम बात कहें ए नंबर लेस देन 7 विल अपीयर, श्योर इवेंट है। ए नंबर ग्रेटर देन 7 विल अपीयर, इम्पॉसिबल इवेंट है बेटा, होने के चांसेस ही नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने डिफरेंट एग्जांपल ले लिए डाई के। ये आपको एक और एग्जांपल दिया है, नोट्स में आप गो थ्रू कर सकते हो खुद। यस, ये भी आप ध्यान रखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी इवेंट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, और डेफिनेटली मिनिमम 0 हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव हो नहीं सकता। इफ एस इज द सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट हैविंग के एलिमेंट्स, सैंपल स्पेस में सारी आउटकम्स आती हैं बेटा, तो इसका मतलब है वो सिंगल सिंगल को अगर हम एक एक सेट में बना दें तो के एलिमेंट्री पॉसिबल है। ठीक है, और टोटल इवेंट्स, इवेंट्स क्या होती हैं बेटे? सैंपल स्पेस के ही सबसेट्स हैं। सैंपल स्पेस में के एलिमेंट्स हैं, तो टोटल इवेंट्स 2 पावर के हो गई पॉसिबल। और टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड इवेंट क्या हुई बेटा? एलिमेंट्री इवेंट्स के हैं और एक इम्पॉसिबल इवेंट को भी निकाल दें, तो कंपाउंड इवेंट टोटल इवेंट में से के और का सम करके आए। इन पर आपका बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है बेटा। ठीक है, छोटी छोटी आपको लगती हैं टर्मिनोलॉजीज, बट इनको रिवाइज अच्छे से गो थ्रू जरूर करिए, 1 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं। यस, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हम किसे कहते थे बेटा? सैंपल स्पेस माइनस इवेंट को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते थे। सिंपल सेट से ही हमने ये टर्म्स रिकॉल की थी। सेट ऑफ ऑल आउटकम्स विच आर इन द सैंपल स्पेस बट नॉट इन। ओके, ए और बी यूनियन को ही कहते थे। सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, आउटकम आर इन ए और इन बी। ए एंड बी हम इंटरसेक्शन को ही कहते थे। सेट ऑफ आउटकम्स विच आर बोथ इन ए एंड बी, ये वर्ड हमारा इंपॉर्टेंट होता था, उसी से हम भी। ए बट नॉट बी मतलब ए माइनस बी, ए बट नॉट बी ए माइनस, जिसको हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी। ठीक है, दैट मीन्स आउटकम्स विच आर इन ए बट विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ओके, ये इसके एग्जाम्पल हैं बेटा, गो थ्रू कर सकते हैं। आई थिंक सेट से को रिलेट है, तो इसको अभी मुझे रिवाइज कराने की है। इसकी लैंग्वेज, वर्बल डिस्क्रिप्शन और इवेंट्स को इस ढंग से लिखना बिल्कुल ध्यान रखिए बेटा। सेट्स पर जिनकी कमांड है वो अच्छे से कर सकते हैं, बट एक बार गो थ्रू कर लीजिए। नॉट ए हम ए डैश को लिखते हैं या एस माइनस ए। ठीक है,
एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। लैंग्वेज में आपके क्वेश्चंस हैं, उनको आपको सेट्स फॉर्म में, इवेंट्स के नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूर आना चाहिए बेटा, तभी आपको पता चलता है आप कैसे निकालोगे। एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी को बिलोंग करे कोई एलिमेंट, दैट मीन्स आउटकम, दैट मीन्स ए यूनियन बी की बात हो रही है। बोथ ए एंड बी को करे, दैट मीन्स इंटरसेक्शन की बात हो रही है। ओनली ए, या यूं कहे ए बट नॉट बी की बात हो रही है, तो ए माइनस बी की बात हो रही है, जिसे हम बिल्कुल इंटरसेक्शन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ओनली बी की बात हो रही हो तो दैट मीन्स बी बट नॉट ए की बात हो रही है, जिसे हम बी माइनस ए या फिर बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते। नाइदर ए नॉर बी, मतलब ना तो ए हो और ना ही बी हो, नॉट ए एंड नॉट बी। ठीक है, जिसको डी मॉर्गन्स लॉ में यूज करके हम ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, मतलब उन दोनों में से एक ही की बात हो रही हो, तो ए की बात हो रही है तो बी की नहीं हो रही, तो ए एंड बी नॉट। और अगर बी की हो रही है तो ए की नहीं हो रही, ए नॉट एंड बी, इन दोनों का यूनियन, आइदर और वाली बात है। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिए बेटा, बहुत काम आती है जब आप क्वेश्चंस करते हैं। यस, प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल अप्रोच हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये हम 10 से ही करते आ रहे हैं, लेकिन हमने अभी की थी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की बात करेंगे। यस, ये आपके प्रोबेबिलिटी के सिंपल रिजल्ट, सैंपल स्पेस की कंप्लीट प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी, और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, और नॉट ए की प्रोबेबिलिटी 1 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हमने अभी जो की 11th क्लास से वो की एग्जैक्ट अप्रोच, और उसमें सिंपली हम बात करते हैं कि बेटा सैंपल स्पेस में अगर n आउटकम्स हैं तो प्रोबेबिलिटी को हम एक फंक्शन की तरह काउंट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी वो फंक्शन है जो सैंपल स्पेस पर डिफाइंड है और जिसकी रेंज के सेट 0 to 1 क्लोज इंटरवल, जो कि ये 3 एक्सियोम को सेटिस्फाई करे, वो फंक्शन जो इन 3 को सेटिस्फाई करे। पहली एग्जाम क्या कहती है, इन सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में। ठीक है, सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी। दूसरी कहती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, उसकी हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी का सम होगा, जो कि 1 होगा। ठीक है, तीसरी एग्जाम कहती है कि अगर ए इवेंट की बात कर रहे हैं, ए जो कि सैंपल स्पेस का सबसेट है, ठीक है, ए इवेंट की बात कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी हम सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द आउटकम्स इन ए, इस टर्म में देख रहे हैं। सिंपल है बेटा, ये भी सिंपल अंडरस्टैंडिंग। यस, पेयर्स ऑफ इवेंट की बात करते हैं हम बेटा, इक्वली लाइकली इवेंट्स जिनके आने के इक्वल चांसेस होते हैं, जैसे डाई रोल कर रहे हैं हम तो 1 2 3 4 5 6 6 के इक्वल चांसेस आने के, जब तक कि उस डाई को हम बायस नहीं करते। बायस क्या किसे कहते हैं बेटा, जैसे हमने डाई में मान लो एक तरफ कुछ बाहर कर दिया, चिंगम लगा दिया, बाहर कर दिया, तो पक्का है चिंगम की तरफ से ही नीचे गिरेगा, है ना, बाहर लग गया उसकी तरफ, तो आपकी बायस्ड हो गई डाई, तब आपके अलग नंबर आने के चांसेस है। तो फेयर डाई में आपके जब इक्वल चांसेस होते हैं आउटकम्स के, तो इक्वली लाइकली इवेंट, क्या किसी एक के आने के प्रेफरेंस अलग ना हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं जब इवेंट्स में कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, एग्जॉस्टिव कहते हैं जब इवेंट्स की यूनियन कंप्लीट सैंपल स्पेस होता है, जितने भी इवेंट्स की बात कर रहे हैं उनका यूनियन कंप्लीट सैंपल स्पेस होता है, तब वो एग्जॉस्टिव कहलाते हैं। लैंग्वेज एग्जैक्ट नहीं पढ़ रही, बार बार कह रही हूँ बेटा, ये 11th की रिवीजन ही है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। ये एग्जांपल जैसे कि यस, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमने बिल्कुल 11th में बात की थी, सिंपली टर्म में ए एंड बी को इंडिपेंडेंट कहते हैं जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी होती है, जो हम अब तक समझ चुके हैं बेटा अपनी 12th तक, कि ये एक रिजल्ट ही था, डेफिनेशन इज डिफरेंट, वो भी अभी रिवाइज करते हैं। आप सिंपल टर्म्स में जो याद रखते हैं बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट डिफरेंस। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हम बात करते हैं कि इवेंट्स में ही कुछ कॉमन ना हो। इंडिपेंडेंट में हम प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में बात करते हैं, एक के होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी पे इफेक्ट नहीं है। तो अक्रेंस के टर्म्स में हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात करते हैं, और जबकि प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हम सिंपली चेक करते हैं ए इंटरसेक्शन बी फाई आई, और इंडिपेंडेंट में हम चेक करते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी है। ठीक है,
कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, यही इसका मीनिंग है, लेकिन यहाँ कॉमन हो सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये दिया हुआ था, मैंने आपको गो थ्रू कर सकते हैं एक बार, बट मेन जो पॉइंट्स ध्यान रखना पे कंसंट्रेट करने में। ये भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। यस, एडिशन थ्योरम जो हमारा लास्ट टॉपिक था 11th में, बट अभी 12th में भी बहुत यूज होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। सेट के जो रिजल्ट आप याद रखते हैं बेटा, उसी से हमने इसको कन्वर्ट किया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस से डिवाइड करके। ठीक है, उसी से याद किया था हमने से, इसको याद रखिए। थ्री सेट्स के लिए भी प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी होगी। ठीक है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो आप ध्यान रखेंगे इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो जीरो हो गई, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी सिर्फ प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही थ्री सेट्स में भी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बेटा 12th की प्रोबेबिलिटी। 12th में हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बिल्कुल आप ध्यान रखिए बेटा, एक स्टैंडर्ड जो हमें डेफिनेशन फॉर्मूला बताया था उसके अलावा भी मीनिंग से आप कैसे निकाल, बिल्कुल ध्यान रखिए। देखिए, एक हमने एक्टिविटी ली, रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया कि कॉइन को 2 बार टॉस किया, ये सैंपल स्पेस आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, एक इवेंट ली कि हेड अपीयर्स एटलीस्ट वंस, तो ये टेल टेल वाली रह जाएगी, बाकी सब आएंगी इसके फेवर में। ओके, एक दूसरी इवेंट ली बेटे, हेड अपीयर ट्वाइस, तो इसके फेवर में एच एच आ गई। अगर मैं प्रोबेबिलिटी कहती हूँ बी की प्रोबेबिलिटी विद दिस सैंपल स्पेस 1 आउट ऑफ 4, ये प्रोबेबिलिटी आएगी। लेकिन अगर मैं बी की प्रोबेबिलिटी कहती हूँ ए को सैंपल स्पेस लेके, तो 1 आउट ऑफ 3 आएगी। हमने ये समझा कि ए इवेंट ऑलरेडी हो चुकी थी, ए इवेंट ही अब सैंपल स्पेस है बी के लिए। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे हैं ये पॉइंट। ए इवेंट ऑलरेडी हो चुकी, तो ए इवेंट ही सैंपल स्पेस है बी के लिए, उसी को बेटे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट व्हेन अनदर इवेंट हैज ऑलरेडी अकर। conditional probability of an event means event of that probability when another event has already occurred। और इसको हम सिंपली b गिवन a या a गिवन b जैसे भी चाहिए हमें वैसे लिखते हैं। b, यहाँ जो भी एग्जांपल लिया हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन a पढ़ते हैं बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन a रादर कंप्लीट इज दिस। इसको हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ देखो, इसमें अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो उसमें एच एच ही आएगा अपॉन प्रोबेबिलिटी ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गई बेटा, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गई 3/4। अल्टीमेटली ये 1/3 आई, 1/3 आई। तो ये मैंने एक्चुअली क्या किया था, यहाँ पर अभी क्या कहा था आपको, ए को सैंपल स्पेस काउंट कर लिया, तो ए में टोटल 3 केसेस, बी में 1 केस, 1/3 हो गया। ओके, तो फॉर्मूला बेशक ये हो, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम वर्ड प्रॉब्लम समझ रहे हैं तो क्विकली हम इस ढंग से निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ conditional probability of an event b given a is nothing but probability of a intersection b divided by probability a, and definitely probability a should not be 0। इसके कुछ सिंपल से रिजल्ट बेटा, ये तो मैंने आपसे बात कर ली। जब आप प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं बेटा, दोनों के लिए सैंपल स्पेस एस ले रहे हैं, तो यहाँ पर एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन एस, जैसे यहाँ लिखा हमने एन ए डिवाइडेड बाय एन एस, ऐसे लिख सकते हैं। और ये अल्टीमेटली क्या आया, एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन ए, यही आया था। ठीक है, तो ये भी सीधा आप यूज कर सकते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी है तो डेफिनेटली 0 और 1 के बीच में लाई करें। यस, ये कुछ एग्जांपल और लेके सिर्फ रिजल्ट वेरीफाई किया हुआ बेटा, इसमें डीप नहीं आ रही, आप सकते हैं। यस, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज,
अगर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट ही निकालनी है, उससे खुद से कॉमन तो पूरा ही आ जाएगा ना बेटा, 1 हो। ठीक है, अगर सैंपल स्पेस के गिवन एनी इवेंट निकालनी है वो भी 1 ही आएगी, क्योंकि जो हम कह रहे हैं ऊपर इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो सैंपल स्पेस से इंटरसेक्शन तो ए इवेंट ही आ जाएगी ना, और खुद का भी आपसे इंटरसेक्शन जब बात करेंगे तो वो वही रह जाएगी, तो हर केस में ये 1। ठीक है, अगर एडिशन थ्योरम लगानी है हमने कंडीशनल केस में, ए यूनियन बी गिवन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सेम जो अभी एडिशन थ्योरम रिकॉल की थी बेटा उसी को अप्लाई करते हैं, बट कंडीशन के केस में ही। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन एफ इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, यस, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो बिल्कुल ये 0 होगा बेटा, सिर्फ ये रह जाएगा। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी नॉट बी गिवन ए, जो भी सारी हमने रिजल्ट रिकॉल किए उन्हीं को अप्लाई कर रहे हैं। नॉट बी गिवन ए निकालनी है तो वो भी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए आएगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स टू रिमेम्बर। ठीक है, ये इनके प्रूफ्स थे, सिंपल सिंपल, लेकिन प्रूफ्स में अभी मैं नहीं जा रही बिल्कुल। आप रिजल्ट याद रखिए, आप गो थ्रू एक बार कर सकते हैं बिल्कुल। जिसने पहले किया है वो जरूर मैं सजेस्ट करूंगी गो थ्रू करे बेटा। ठीक है, वो बार बार शुरू से ही रादर कहती आ रही हूँ, जो भी आपने जो भी चैप्टर करना है, आई नो नीड्स वाले बच्चे बिल्कुल मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होते, आपने कम किया होगा, बट जो जो चैप्टर किए हैं वो पूरा करके चाहिएगा बेटा, अभी भी वही सजेशन दूंगी। ठीक है, यस, नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या थी? सिंपली जो हमने अभी किया, probability of B given A is probability of A intersection B upon probability A। उसी में जब हम इस फॉर्म में लिख दें probability A intersection is probability A into probability B given A होगा, that is called multiplication theorem। that is called multiplication theorem। हम A intersection B को यहाँ just A B कन्वीनियंस के लिए लिख रहे हैं बेटा। आपको पता है बेटा सेट्स में ऐसा कोई सेट्स ऑफ प्रोडक्ट नहीं डिफाइन होता, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता सिर्फ, बट कन्वीनियंस के लिए हम ए इंटरसेक्शन बी को ए बी लिख रहे हैं, आप इसको बिल्कुल प्रोडक्ट नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर हम ये लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो वो होगी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी, तो उससे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी। कहने का मतलब है कि जिनकी भी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उनमें से एक की प्रोबेबिलिटी लिख लें हम, इनटू कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड गिवन फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड गिवन फर्स्ट, बस शॉर्ट में आप ये ध्यान रखें। ठीक है, इसी को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कह रहे हैं, और वो हम यूज करते हैं जब दो इवेंट्स के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी नहीं। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स अब हम समझते हैं बेटा केयरफुली। देखिए, two events A and B are said to be independent if occurrence of one or non-occurrence of one does not affect the probability of occurrence of one or another event। जब एक के होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे के होने या ना होने पर इफेक्ट ना डाले, that those events are called independent events। अब यहाँ पर अगर हम समझते हैं, हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर, मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं कि बी का इफेक्ट ए में हुआ होगा। ठीक है, लेकिन जब नहीं इफेक्ट कर रहा, जब यहाँ बात हो रही है, तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी ए ही रहेगा, बी का इफेक्ट नहीं हुआ ना। हम कह रहे हैं एक के होने या ना होने का असर दूसरे पे नहीं पड़ा, नहीं पड़ा तो उसकी प्रोबेबिलिटी वही सिंपल रहेगी, सैंपल स्पेस एस करके जो काउंट की होगी। ऐसे ही अगर ए और बी दोनों को इंडिपेंडेंट कह रहे हैं तो हम प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए को भी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी बी। ओके, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है बेटा, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है, और ये जो हम 11 से करते आ रहे थे, दिस इज अ रिजल्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी विल बी प्रोबेबिलिटी ए इनटू प्रोबेबिलिटी बी, और ये रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करके ही आया है। देखिए, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने किया, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी गिवन है,
अगर ये इफेक्ट ही नहीं डाल रही है एक दूसरे पर तो प्रोबेबिलिटी बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी बी होगा, इसको प्रोबेबिलिटी बी लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी, रिजल्ट है। ठीक है, डेफिनेशन आपकी ये है, आपने ध्यान रखना है बिल्कुल। लेकिन डेफिनेटली अभी भी हम इनको चेक करने के लिए रिजल्ट ही यूज करेंगे, बट डेफिनेशन समझ आएगी तो बहुत सी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको कन्वीनियंट लगेगी बेटा। 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए भी सेम तरीका है, 2 के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी होगा, 2 के पेयर में यही, और 3 के इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी सी, मतलब ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब 3 इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट कहेंगे। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नहीं है, रेयर है, बट आपको पता होना चाहिए, नॉलेज दी है सिर्फ बेटा। यस, ये रिजल्ट्स बेटा कई बार क्वेश्चंस की तरह आ जाते हैं, इनको बिल्कुल समझ लीजिए। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन ए एंड बी नॉट आर आल्सो इंडिपेंडेंट। और करते हम सिंपली यही है, हमें जो ये रिजल्ट हम कह रहे हैं यही चेक करना है। देखिए इसको एक को करके दिखाती हूँ, बाकी आप गो थ्रू कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी नॉट अगर हम निकाल रहे हैं तो वो हमने जैसे इवेंट्स के लिए किया हुआ है, सेट्स के लिए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी नॉट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, और वो हम क्या करते हैं एक्चुअली ए में से कॉमन एलिमेंट ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, तो वो होगा प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सिंपल, हमेशा सेट्स के रिजल्ट रिकॉल करिए बेटा इस टर्म में। एन ए माइनस बी निकालने के लिए हम क्या करते थे, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो उसी को बस यूज करते हैं हम प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी होगा प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, राइट। दोनों में प्रोबेबिलिटी ए है टर्म्स में, प्रोबेबिलिटी ए कॉमन ले लिया, यहाँ से 1 रह गया, यहाँ से प्रोबेबिलिटी बी रह गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी नॉट बी। तो प्रोबेबिलिटी ए एंड नॉट बी इज प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी नॉट बी, दैट मीन्स ए एंड बी नॉट बी इंडिपेंडेंट हो गई। ओके, इसी ढंग से ये बाकी भी करनी है। नॉट ए एंड बी, बिल्कुल इसी ढंग से प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके प्रोडक्ट हो गया, कॉमन ले लिया, प्रोबेबिलिटी नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी रह गया, तो ए नॉट ए एंड नॉट बी भी इंडिपेंडेंट होंगी, एंड नॉट ए एंड नॉट बी भी इंडिपेंडेंट होंगी। यस, इसका देख लीजिए जरा गौर से बेटा, प्रोबेबिलिटी नॉट ए एंड नॉट बी, क्या किया हमने यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ। ये क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी में हमने यूज कर लिया एडिशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी, क्योंकि ए एंड बी इंडिपेंडेंट दे रखे है, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी होगी। ठीक है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए साथ रखा बेटा, इन दोनों से हमने प्रोबेबिलिटी बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 1 रह गया, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए को हम प्रोबेबिलिटी नॉट ए लिख सकते हैं, दोनों से प्रोबेबिलिटी नॉट ए कॉमन ले लिया, यहाँ से 1 रह गया, यहाँ से 1 प्रोबेबिलिटी बी रह गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी को हम प्रोबेबिलिटी नॉट बी लिख सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी नॉट ए एंड नॉट बी प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी सॉरी नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी नॉट बी हो गया, दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंट। ओके, तो ए बी अगर इंडिपेंडेंट है तो नॉट ए एंड बी, ए एंड नॉट बी, नॉट ए एंड नॉट बी, ये भी इंडिपेंडेंट। 1 मार्क के क्वेश्चन इसके बेस आए हुए हैं आपके बेस, बिल्कुल उसे ध्यान रखिए। यस, एक रिजल्ट ये भी, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी नॉट बी होता है, रादर अभी ये कर चुके हैं हम बीच में, चलिए एक बार फिर गो थ्रू कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी सिंपल एडिशन थ्योरम से ये होगा बेटे, ठीक है, और इंडिपेंडेंट है अगर ये हमारी, तो प्रोबेबिलिटी ए एंड बी को प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने 1 प्लस माइनस किया है इसमें अपनी तरफ से, तो जो माइनस किया है इसको एडजस्ट किया, 1 माइनस बी ए हो गया, और इसमें से प्रोबेबिलिटी बी कॉमन लिया हमने बेटे, तो यहाँ भी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए हो गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए दोनों से कॉमन लिया, यहाँ से 1 रह गया, यहाँ से प्रोबेबिलिटी रह गया, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी नॉट ए, ये हो गया प्रोबेबिलिटी नॉट बी, 1 माइनस ऑलरेडी चल रहा था। ठीक है, सिंपल प्रूफ है, एक बार करके जरूर देख लीजिए, बिल्कुल क्वेश्चंस की तरह आ सकते हैं बेटा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें।
फिर से कह रही हूँ बेटे, इन चैप्टर्स में भी एग्जांपल्स मैंने बहुत कम लिखे हैं, बट एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो सब बनी हुई है। नोट्स एक बार गो थ्रू करके आप उनको जरूर देख लीजिएगा, तब कंप्लीट रिवीजन होगी। ठीक है। यस, नेक्स्ट थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम, जिनके बेस मेनली आपके क्वेश्चन आते हैं। देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने समझ लिया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम समझ लिया, इंडिपेंडेंट इवेंट समझ लिया। अब हम आते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के लिए एक जो कंसेप्ट हमें चाहिए, पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस सिंपली बेटा हम सेट ऑफ इवेंट्स को कहते हैं जो ये कंडीशन फॉलो कर। क्या है ये कंडीशन? हर एक की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होगी, मतलब हर एक इवेंट की एग्जिस्टेंस है, ठीक है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी, मतलब उनके पेयर वाइज अगर हम कॉमन देखें तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी वर्डिंग से आप ध्यान रखें, ये मैथमेटिकली फॉर्म में, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो पेयर वाइज उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। एग्जॉस्टिव है मतलब सारी इवेंट्स की यूनियन कंप्लीट सैंपल स्पेस, ठीक है, कंप्लीट सैंपल स्पेस आएगा, तब हम पार्टीशन कहते हैं। सिंपल पार्टीशन का एग्जांपल बोलूं तो अगर डाई रोल किया है, ये आउटकम्स है, ऑड नंबर अपीयर्स, इवन नंबर अपीयर्स, ये दो में अगर इवेंट की बात करती हूँ, देख रहे हैं दोनों की एग्जिस्टेंस होगी, मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होगी और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और दोनों का यूनियन करते हैं तो सैंपल स्पेस आएगा। तो इसका मतलब ये एक पार्टीशन है। पार्टीशन फिक्स नहीं होती बेटा, यूनिक नहीं है, ये ध्यान रखिए। एक सैंपल स्पेस के लिए कितनी पार्टीशंस हो सकती हैं, डिफरेंट ढंग से डिफाइन हो सकती है, ठीक है। यस, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है हमारी, कि अगर कोई पार्टीशन दी हुई है किसी सैंपल स्पेस की और उसके अलावा किसी एक इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसके लिए थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगती है बेटा। देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 इवेंट्स पार्टीशन बना रही है सैंपल स्पेस की। उसके अलावा हमारी एक्स इवेंट है जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या हुआ, एक्स का अगर सेट फॉर्म में देखते हैं, एक्स का ए के साथ भी कुछ कॉमन है, बी के साथ भी, सी के साथ भी, एफ के साथ भी, सभी जो पार्टीशन की आउटकम्स हैं सबके साथ कॉमन है। तो मैं लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन एक्स, क्योंकि इनमें तो खुद में कुछ कॉमन है नहीं ना। प्रोबेबिलिटी सी इंटरसेक्शन एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी सब इवेंट्स के साथ इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी का सम लिख सकती हूँ, क्योंकि अपने आप में तो इनमें कुछ कॉमन है नहीं, तो एक्स के साथ भी लेंगे इंटरसेक्शन तो भी कुछ कॉमन नहीं आने वाला। और हमें पता है ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, तो ए इंटरसेक्शन एक्स को हम लिख सकते हैं बिल्कुल प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स गिवन है। बी की प्रोबेबिलिटी को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स गिवन बी। ऐसे ही सबको हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करके लिख सकते हैं। तो ये जो हमारी अलग से इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताती है थ्योरम, वो हमारी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसको जनरलाइज कर देते हैं बेटा, हम पार्टीशन कह देते हैं इवेंट से ई एन तक किसी सैंपल स्पेस का, और एक अनदर इवेंट ले लेते हैं ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई। ध्यान रखिएगा, पार्टीशन की इवेंट की प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अनदर इवेंट गिवन पार्टीशन की इवेंट की प्रोबेबिलिटी, सबके लिए निकालेंगे और सम करेंगे, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम समेशन नोटेशन में लिखते हैं। यस, बेस थ्योरम क्या कहती है बेटा, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हमें ये अनदर इवेंट की प्रोबेबिलिटी देती है, और बेस थ्योरम हमारी ये जो हमारी पार्टीशन की इवेंट्स हैं, इनमें से किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन अनदर इवेंट देती है, गिवन अनदर इवेंट देती है। और इसमें भी और कुछ नहीं है, हमने अपनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही लगाई है बेटा। प्रोबेबिलिटी ई के गिवन ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ई के इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ए, ओके। और प्रोबेबिलिटी ए ये है, अभी हमने निकाला थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से, और प्रोबेबिलिटी सॉरी हाँ, ई के इंटरसेक्शन ए मल्टीप्लिकेशन से हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ई के इंटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन ई, मतलब इसका ही एक पार्ट जो समेशन कर रहे हैं उसका ही एक, ठीक है। तो बेस थ्योरम हमारी पार्टीशन की एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी देती है गिवन अनदर इवेंट,
और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे अनदर इवेंट की प्रोबेबिलिटी। यस, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं बेटा, ये ध्यान रख लीजिएगा। बेस थ्योरम को फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेज, इवन ई टू ई एन, जो पार्टीशन की इवेंट्स हैं उन्हें कॉजेज भी बोलते हैं बेटे, हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, कोई पार्टीशन की इवेंट की प्रोबेबिलिटीज को प्रायोरी प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। जब इनकी कंडीशनल निकाल रहे हैं हम तो पोस्टेरियरी प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। और प्रोबेबिलिटी ए गिवन ई आई को, अनदर इवेंट गिवन ई आई को हम लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटीज भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी है तेरा, याद रहे तो बहुत अच्छा। अदरवाइज आपको बेस थ्योरम एंड थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छे से करके देखने हैं बेटे। फिर से कह रही हूँ, प्रोबेबिलिटी भी आई नो वो टॉपिक है जो सभी बच्चे कर रहे हैं, जो नीट वाले बच्चे पूरे पूरे चैप्टर्स नहीं करके जा रहे, बहुत कुछ छोड़ के जा रहे हैं, आई नो वो भी कर रहे हैं। तो इसको पूरा करके जाइए बेटा, जो भी टॉपिक करके जाइए पूरा करके जाइए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ठीक है। यस, लास्ट टॉपिक रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है बेटा, सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए, आपने सैंपल स्पेस लिया, एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया, तो ये 8 आउटकम्स आएंगी। 3 हेड्स, 2 हेड्स, 1 टेल वाली 3, 1 हेड 2 टेल्स वाली 3 आउटकम्स, और तीनों के तीनों। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ हेड्स या नंबर ऑफ टेल्स की, तो इस आउटकम में नंबर ऑफ हेड्स 3 है, इन सभी आउटकम्स में नंबर ऑफ हेड्स 2 है, इन सभी आउटकम्स में नंबर ऑफ हेड्स 1 है, इसमें कोई हेड नहीं है। अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करती हूँ बेटा, फ्रॉम सैंपल स्पेस टू रियल नंबर सेट एज एफ ऑफ एस, आउटकम्स पर फंक्शन लगा रहे हैं, वो नंबर ऑफ हेड्स आ रहा है। मैं कह सकती हूँ एफ ऑफ एच 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 3 होगा, एफ ऑफ एच एच टी 2 होगा। यही देख रहे हैं ना, एच 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 में तीनों हेड है, नंबर ऑफ हेड्स की बात कर रहे हैं तो वो 3 होगा। एफ इस पे अप्लाई कर दिया, एफ इस पे अप्लाई कर दिया 2 होगा, एफ इस पे अप्लाई कर दिया 1 होगा, इस पे अप्लाई कर दिया 0। ठीक है। तो मतलब इन पर अप्लाई करते हैं एफ, तो इस पर सब पे 3 आएगा, इस पे सब पे 2 आएगा, इस पे सब पे 1 आएगा, इस पे सब पे 0। तो रेंज क्या हो गई इस फंक्शन की, 0 1 2 3, ये वैल्यूज ली उसने। इस एफ फंक्शन को ही, जो सैंपल स्पेस पर डिफाइंड है और जिसकी रियल नंबर वैल्यूज आ रही हैं, हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। और इसे जनरली हम नॉर्मल फंक्शन स्मॉल लेटर से लिखते हैं, हम इसको जनरली कैपिटल एक्स या कैपिटल वाई से लिखते हैं। ठीक है, सिंगल यूज करना है तो कैपिटल एक्स, अदरवाइज कैपिटल वाई। ओके। तो रैंडम वेरिएबल बेसिकली सैंपल स्पेस पर डिफाइंड एक फंक्शन है जिसका कोडोमेन रियल नंबर सेट है। ठीक है। तब मैं बात कर चुकी, यस, रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की है बेटा। ठीक है, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया उसी से समझाती हूँ। हमने बात की नंबर ऑफ हेड्स की इस सैंपल स्पेस पर। ठीक है, 0 1 2 3 ये वैल्यू ले रहा है। अगर मैं ये x की वैल्यू 0 1 2 3 एक टेबल में लिखती हूँ और टेबल के दूसरे कॉलम में मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस लिखती हूँ, ये टोटल 8 आउटकम्स हमने देखे, 3 हेड्स वाले 1, 2 हेड्स वाले, सॉरी 3, एंड 1 हेड्स वाले 3, और नो हेड वाला 1। तो टोटल आउटकम्स 8 हैं, तो 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी, 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 होगी, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 होगी, और नो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/8। दैट मीन्स 0 की प्रोबेबिलिटी 1/8 हो गई, 1 की प्रोबेबिलिटी 3/8 हो गई, 2 की प्रोबेबिलिटी 3/8 हो गई, 3 की प्रोबेबिलिटी 1/8। इस टेबल को बनाना, इस टेबल को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रैंडम टेबल एक्स, ठीक है, जो भी हम नाम। और इसको बनाने की एक चेकिंग जरूर है बेटा, प्रोबेबिलिटीज का सबका सम करेंगे आप तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी है तो डेफिनेटली नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि कई बार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है, आपको चेक करना होता है वैलिड है या नहीं। स्टार्टिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में बेटा, आपको बिल्कुल याद होगा। ठीक है। तो इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक्स की और वैल्यूज, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू लिखना एक कॉलम में, और प्रोबेबिलिटी लिखना उसके दूसरे कॉलम में। इसी को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, टेबुलर फॉर्म में प्रोबेबिलिटीज देना रहे। यस, आपके कोर्स में अभी मीन इंक्लूड कर दिया है बेटा, इस साल करवाया है मैंने आपको।
वेरिएंस नहीं इंक्लूड किया हुआ, तो वेरिएंस आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। मीन कैसे निकालेंगे हम? ये जो हम टेबल बनाएंगे x फिर px, हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम बनाएंगे। इनका जो सम आएगा ना बेटा, दैट इज नथिंग बट मीन, जिसे एक्सपेक्टेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल भी बोलते हैं और ई एक्स से डिनोट करते हैं। मीन तो जनरली एक्स बार पता है आपको, वो नोटेशन तो पता ही है। एक्सपेक्टेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल भी बोलते हैं, हम इसे ई ऑफ एक्स भी लिखते हैं। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अगर x1 x2 xn रैंडम वेरिएबल वैल्यू ले रहा है और p1 p2 pn इनकी प्रॉब्लम, तो सम ऑफ xi pi फॉर ऑल xi's विल बी एक्सपेक्टेशन या फिर मीन। ठीक है, वेरिएंस आपके नहीं है बिल्कुल, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ नहीं कर रहे इसमें से। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं बेटा एक्सपेक्टेशन का। ये सेम क्वेश्चन हमने अभी लिखा, x की वैल्यूज प्रोबेबिलिटीज लिखी, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3/8, 2 इंटू 6/8, 3 इंटू 10, 3/8, इन सबका सम किया बेटा 12/8। बस यही मीन है, यही मीन। आप अगर समझो सीयूईटी के लिए तो आगे वीडियो वगैरह से समझ लेना बेटा, वेरिएंस के लिए ये करना है, बट राइट नाउ सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम, ठीक है। एक्सपेक्टेशन आपकी आ गई सिंपली 12/8 1.5। ओके, वेरिएंस का फॉर्मूला वगैरह आप बाद में सीयूईटी के लिए कर सकते हैं, सीबीएसई के लिए अभी स्किप कर दीजिए। यस, ये वेरिएंस का ही डिफरेंट फॉर्मूला, जैसे हम सिंपल स्टैटिस्टिक्स में भी सिंप्लीफाइड फॉर्मूला करते हैं बेटा, इसका भी होता है, बट नाउ आई एम गोइंग इन। ठीक है, सिर्फ एक्सपेक्टेशन तक है, मीन तक है आपका, वहां तक रिवाइज करिए। फिर से याद दिला रही हूँ, नोट्स में इसके मैंने एग्जाम्पल नहीं लिए, लेकिन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे डिस्कस कर रखे हैं बेटा मैंने 2015 से, उनको गो थ्रू कर लीजिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गो थ्रू कर लीजिए। सब डिस्कस किए हुए आपसे सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी बेटा। साइट पे जाइए, साइट में सारा चैप्टर का पेज मिल जाता है आपको बेटा, डिटेल में आपके नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो अच्छे से जो भी जहाँ से आपको लगता है फटाफट साइट खोल सकते हैं बेटा, और इजिली आप सब कुछ अवेलेबल है वहां पर, सब कुछ देख सकते हैं। ओके, तो फिर से एक सजेशन और, अच्छे से प्रिपेयर करिए बेटा, जो भी जितने चैप्टर करके जा रहे हैं उसमें से कहीं कुछ ना छोड़ के जाइए, जो जो चैप्टर कर रहे हैं, और अपना 15 मिनट पढ़ने का टाइम वाइजली यूज करिएगा। बिल्कुल अच्छे से डिसाइड करिएगा कौन सा सेक्शन मुझे पहले करना है। और आपके लिए और सजेशंस मैंने बिल्कुल पीडीएफ भेज चुकी हूँ, उनको एक बार पढ़ लीजिएगा बेटा, टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मेन हिंट्स जो और आप टॉपिक वाइज रिकॉल कर सकते हैं वो भी पीडीएफ आपको भेज चुकी हूँ। जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर मेरे से रेगुलर टच में नहीं है, उनको साइट में मिल जाएगा बेटा, साइट में आपको लिखा हुआ है सजेशंस, पेज क्लास 12th में, आपको इजिली आप उससे गो थ्रू कर सकते हैं। तो अपना बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए बेटा, कॉन्फिडेंटली पेपर करिए, डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट, ऑल द बेस्ट।